हेलो दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस की मेंस 2022 की परीक्षा भी ऑलरेडी चल रही है। कल हम लोगों ने अपनी क्लास के अंतर्गत जीएस 1 और जीएस 2 के पेपर के अंतर्गत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना महत्व है उस बात को समझने का प्रयास किया था। आज हम लोग के सामने यहाँ पर पेपर 3 अवेलेबल है। ठीक है, जीएस पेपर 3 है यहाँ पर, और हम लोग क्या देखेंगे अभी कि इस पेपर के अंतर्गत कितने प्रश्न प्रीवियस ईयर से आए। इसके साथ ही साथ जितने भी दोस्तों ने मेंस मैराथन की क्लास की होगी हमारी सारी की सारी, ठीक है, और जिसने एडिशनल में ध्रुव बैच को ज्वाइन किया होगा, उनके लिए ये पेपर बहुत अच्छा खासा उनको यहां पर हेल्प मिली होगी, क्योंकि यहां पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे। मतलब सिक्योरिटी के और साइंस एंड टेक के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए थे, उनमें से सब में से 5-5 क्वेश्चन मैंने बताए थे। वहां पर आप लोगों को एक-एक 2-2 प्रश्न यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा उन टॉपिक से। मेंस मैराथन क्लास से कई प्रश्न यहां पर आए हुए हैं। ठीक है, जैसे अग्निवीर का जो प्रश्न था वो मैंने यहाँ पर लाइव टेस्ट जब लिया था। ठीक है, 5 प्रश्न मैंने आप लोगों को बस दिए थे, उस 5 प्रश्न में से एक प्रश्न यहाँ पर अग्निवीर स्कीम पर यहाँ पर डायरेक्ट पूछा गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर प्रश्न आए हुए हैं। इस पूरी क्लास के अंतर्गत हम लोग पेपर के पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों को अपनी पूरी प्रिपरेशन, जो भी दोस्त आने वाले वर्षों में मेंस की परीक्षा देना चाहते हैं, ठीक है, 2023 में 2024 में कभी मेंस की परीक्षा देना चाहते हैं, वो लोग कैसे तैयारी करें इस बात को समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग दोस्तों क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि पेपर 3 के अंतर्गत जो सिलेबस है ना, सिलेबस यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। तो इस पेपर 3 के अंतर्गत मोटा मोटी अगर हम सिलेबस डिवाइड करें तो एक होता है प्रौद्योगिकी, ठीक है, टेक्नोलॉजी होता है, फिर होता है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी होता है, सिक्योरिटी होता है और डिजास्टर मैनेजमेंट होता है। ठीक है, इन 5 टॉपिक के अलावा एक मोटा मोटी टॉपिक यहां पर और आता है जो कि होता है यूपी स्पेशल, जो कि इन्हीं 5 टॉपिक को मिक्स करके बनाया जाता है। अगर मैं आपको एक यहां पर रफ आइडिया दूं तो 2020 के अराउंड 2020 में जब मेंस की परीक्षा हुई थी तो वहां पर यूपी स्पेशल से 2 प्रश्न आए थे। ठीक है, और फिर 2021 में क्या हुआ, 2021 में यहां पर यूपी स्पेशल के प्रश्नों की संख्या बढ़कर के 4 हो गया, और अभी 2022 के आज के पेपर में टोटल 3 प्रश्न जो है दोस्तों वो यूपी स्पेशल से यहां पर पूछे गए। ठीक है, तो यूपी स्पेशल के प्रश्नों की संख्या ऑन एवरेज 3 से 4 हर पेपर में रहती है। जीएस 1, 2, 3, 4 ऑन एवरेज हर पेपर में 3 से 4 प्रश्न जो होते हैं यूपी स्पेशल के होते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के अपने प्रश्नों को देखना, देखते हैं प्रश्न यहाँ पे जो पूछे गए वो प्रश्न कैसे पूछे गए और उन प्रश्नों को अटेम्प्ट कैसे किया जाए, इस बात को भी समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। पेपर का पैटर्न वही है, 3 घंटे का पेपर है। टोटल जो पूर्णांक है यहाँ पर वो 200 नंबर का है। यहाँ पर 10 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जिनकी शब्द सीमा 125 होती है, और 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं जिनकी शब्द सीमा क्या होती है, 200 शब्दों की होती है। ठीक है, अच्छा, पेपर को कभी भी सॉल्व करते समय जब आप प्रैक्टिस करो तो 7 मिनट और 9 मिनट की जो रूल हमने जिसको डिस्कस किया मेंस मैराथन क्लास के अंतर्गत, उसको आप लोग फॉलो करने का प्रयास करना। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न पर 7 मिनट और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर आप लोग 9 से 10 मिनट वहां पर आप लोग दे सकते हो। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, यहां पर जो पहला प्रश्न हम लोग का दिया हुआ है वो है डिजिटल कृषि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, डिजिटल कृषि से आप क्या समझते हैं, इससे प्राप्त होने वाले लाभों पर आप लोगों को टिप्पणी करना है। ध्यान दीजिएगा, मेन जो प्रश्न है वो डिजिटल एग्रीकल्चर के संदर्भ में है। ठीक है, अगर आप लोगों को आइडिया होगा तो 2021 में एक प्रश्न आया था कि कृषि में जो प्रौद्योगिकी मिशन है वो क्या है। ठीक है, उसके लाभ पर वहां पे प्रश्न पूछा गया था। यहां पर जो प्रश्न है वो डिजिटल एग्रीकल्चर को लेकर के है। अगर आप लोग बातों को समझने का प्रयास करो, डिजिटल एग्रीकल्चर होता क्या है, हम आईसीटी का नाम हम सब सुनते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसका नाम हम सब सुनते हैं, और इसके अलावा एक होता है डाटा पारिस्थितिकी तंत्र। इन दोनों के सहयोग से, ठीक है, कृषि में हम ऐसे तकनीकों का प्रयोग करें ताकि जो खाना है, जो भोजन है, वो सभी लोगों तक वहनीय दाम पर, ठीक है, और टिकाऊ एक संस्था, एक पूरे सिस्टम बनाने का प्रयास करता है एग्रीकल्चर को लेकर के, फूड सिस्टम को लेकर के, उसकी बात होती है डिजिटल एग्रीकल्चर के अंतर्गत। ठीक है, अर्थात इसका अगर मैं कुछ लाभ बताऊं आप लोगों को तो क्या होता है, इसकी ये होती है कि भाई कृषि में जो उत्पादकता होती है, जो प्रोडक्टिविटी होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जो मृदा की क्षरण दर होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, जो जल का वहां पर हम लोग प्रयोग कर रहे होते हैं, वाटर रिसोर्स जो प्रयोग कर रहे होते हैं, उसकी दक्षता में, एफिशिएंसी में वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, और क्या लाभ होता होगा भाई, तो कुछ लाभ आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है, इसमें एक जैसे कुछ एग्जांपल अगर मैं दूं आप लोगों को डिजिटल एग्रीकल्चर के, तो आप लोगों ने प्रिसीजन एग्रीकल्चर का नाम सुना होगा। ठीक है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ठीक है, इसका आपने नाम सुना होगा, वो एक प्रकार का डिजिटल एग्रीकल्चर होता है। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी स्कीम चलाई हुई। ठीक है, जैविक कृषि भी इसका एक एग्जांपल आप लोग मान सकते हैं, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक खादों की जगह जैविक खादों का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग जैविक मार्केट को कैप्चर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो और इसका लाभ, एक लाभ यहां पर और हो सकता है, वो ये होगा भाई जो किसानों की आय है, आपने अशोक जलवायु कमेटी का नाम सुना होगा, तो किसानों की आय जो है वो यहां पर दोगुनी की जा सकती है इस स्कीम के माध्यम से, डिजिटल कृषि सिस्टम के माध्यम से। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आप लोग यहां पर समझ में आया होगा। ठीक है, हालांकि हम लोग बस प्रश्नों को देखने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रश्न होता क्या और प्रश्नों को अटेम्प्ट कैसे करना है। अब देखिएगा, इकोनॉमिक्स के बेसिक टॉपिक के अंतर्गत एक टॉपिक आता है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। ठीक है, आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर एक प्रश्न पूछा गया है, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ध्यान दीजिएगा, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, इंडिया में, उसको रिलेट करते हुए यहां पर एक प्रश्न दिया गया है। अगर आप लोगों को आइडिया होगा तो जितने दोस्तों ने हमारे मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया होगा
वहां पर हमने क्या किया था, वहां पर हमने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लेकर के एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था, ठीक है। और उस क्वेश्चन के अंतर्गत हमने बहुत सारे फैक्ट भारत में जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लेकर के है उसको वहां पर हमने देने का प्रयास किया था। अब जिसने वो मॉडल आंसर पढ़ा होगा और जिसने उस फैक्ट का प्रयोग यहां पर किया होगा उसको इस क्वेश्चन में अच्छे खासे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पर आप लोगों को सप्लाई चेन मैनेजमेंट बताऊं होता क्या है, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब ये होता दोस्तों कि देखिए रॉ मटेरियल से लेकर के जो फाइनल प्रोडक्ट का निर्माण होता है और वो निर्माण वस्तु जो होती है, निर्मित जो वस्तु होती है वो उपभोक्ता तक जब पहुंचती है तो इस चेन के अंतर्गत जो भी चीजें आती है, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया आप लोगों का, ठीक है, सप्लायर हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो जाता है आप लोगों का, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो जाता है, रिटेल लोकेशन हो जाती है, ठीक है, कंज्यूमर होता है, इन सब के मध्य में जो चेन क्रिएट होती है ना, ठीक है, उस चेन को हम लोग कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप लोग क्या कर सकते थे, यहां पर आप लोग प्रॉपर एक ऐसा सर्किल बनाते हुए, ठीक है, रॉ मटेरियल, ठीक है, सप्लायर, रिटेल शॉप्स, कंज्यूमर, ऐसे करते हुए एक डायग्राम बना सकते थे कि हाँ भाई देखो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है, वो इस प्रकार से फ्लो होती है। अगर हम लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि भाई किसान के खेत में से लेकर के और व्यक्ति के प्लेट में जो भोजन आता है इसके बीच के पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। इसका एग्जांपल देकर के यहां पर आप लोग अपनी बातों को लिख सकते थे, ये क्या होता है और इसका इस सेक्टर के अंतर्गत क्या महत्व है, ये आप लोगों को बताना है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर के बहुत बेसिक से चर्चा किया था और वो आधे घंटे की जो क्लास है ना, सभी दोस्त जरूर देखना। मैं तो कहूंगा मतलब 2-3 बार आप लोग एटलीस्ट देखना, क्योंकि सिलेबस के हर एक पॉइंट को यहां पर मैंने लिंक करने का प्रयास किया था। यहां पर देखिए, अगर आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, जो शुरू के दोनों प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2, दोनों क्या करते हैं ना, दोनों जीरो हैंगर, ठीक है। जो हमारा SDG 2 है, जो हमारा गोल है, सेकंड वाला गोल, ठीक है, पॉवर्टी के बाद वाला, उसको यहां पर आप लोग देख सकते हैं पहले और दूसरे दोनों प्रश्नों के उत्तर में आप लोग शामिल कर सकते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में SDG 2 को आप लोग कंक्लूजन के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर पूछा कि डिजिटल एग्रीकल्चर का लाभ क्या है, तो आप लाभ ये बता सकते हो भाई कि जो SDG का हमारा लक्ष्य है, सेकंड लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने में डिजिटल कृषि बहुत मददगार साबित यहां पर हो सकती है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को आप लोग को यहां पर अटेम्प्ट करना रहता है। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं दोस्तों कि बार बार आप लोग जब अपने आंसर्स की ना रेडीमेड स्ट्रक्चरिंग करके रखोगे तभी आप उत्तर लेखन सही प्रकार से कर सकते हो एग्जाम के अंतर्गत। नहीं तो क्या होगा, आप एग्जाम में डायरेक्ट सोचना प्रारंभ करोगे तो आपको सोच नहीं पाओगे, वहां पर माइंड क्या होता है ना, सन हो जाता है। जितने भी दोस्त मेंस की टेस्ट बार दे रहे होंगे, एग्जाम दे रहे होंगे ऑनलाइन, ठीक है, कल जैसे बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो पर कमेंट किया था और बोला था कि सर बहुत सारे क्वेश्चन ध्रुव से देखने को मिला था, बहुत सारे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से देखने को मिला था। आप लोग कमेंट दे सकते हो, बच्चों ने खुद कमेंट करके वहां पर बताया हुआ था। तो ऐसे ही आप लोग देख के बताना भाई कि यहां पर जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं कि ऐसे ही डिस्कशन हमने अपनी मेंस की टेस्ट सीरीज के अंतर्गत, हमने अपनी ध्रुव बैच के अंतर्गत, सृजन के अंतर्गत किया है कि नहीं किया है, ठीक है। और देखिए यहां पर जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों वो है पीएम गति शक्ति योजना के स्तंभों को बताइए। आपके विचार में क्या इससे प्रतियोगिता तथा श्रेष्ठ संयोजकता जनित होगी, विवेचना कीजिए, ठीक है। कंपेटिटिवनेस एंड बेटर कनेक्टिविटी यहां पर बात की जा रही है और ये प्रश्न है पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में, ठीक है। करंट अफेयर्स का एक बहुत शानदार प्रश्न है, स्कीम को यहां पर रिलेटेड किया गया। अगर आप लोगों को आइडिया हो दोस्तों, तो जो पीएम गति शक्ति स्कीम थी वर्ष 2021 के राउंड में, ठीक है, कोविड के टाइम के बाद जो है लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए, ठीक है, इस स्कीम को यहां पर शुरू किया गया था। ध्यान देना ये दोस्तों कि यहां पर इस योजना के स्तंभों पर प्रश्न पूछा गया है। अगर आप लोगों को आइडिया होगा तो इस पीएम गति शक्ति स्कीम के अंतर्गत 6 पिलर्स माने जाते हैं, ठीक है। 6 पिलर्स जो है दोस्तों वो पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत यहां पर दिए गए, ठीक है। वो 6 पिलर्स कौन से हैं आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है, वो कमेंट करके आप लोग बताना। मैं आप लोगों को 1-2 एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि प्राथमिकता है यहां पर, ठीक है, कंप्रिहेंसिवनेस है, ठीक है, और इसके अंतर्गत आप लोगों का विश्लेषण 1-2 मतलब यहां पर और आते हैं, ठीक है। आप वो 6 पिलर्स देखना और कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ भाई पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत 6 स्तंभ कौन है। तो आप लोगों का इस प्रश्न में ध्यान ये रखना है कि आप लोगों को स्तंभों पर चर्चा करनी है, स्तंभों को बताना है और उसके बाद इस पूरे स्कीम को आप लोगों को कंपिटेटिवनेस से, ठीक है, और बेटर कनेक्टिविटी से जोड़ने का प्रयास करना है। कुछ एग्जांपल यहां पर आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो सामाजिक न्याय, ठीक है, सोशल जस्टिस प्राप्त करने के लिए विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहां पर आप लोगों को टिप्पणी करनी है। अब समझिएगा, अगर आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन पता होगा, ठीक है, जो हमारा प्रीएम्बल है वहां पर हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, ठीक है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात करते हैं। तो यहां पर जो सोशल जस्टिस की बात की जा रही है वो इस संदर्भ में, तो वित्तीय समावेशन सोशल जस्टिस को कैसे प्रमोट करता है इसके बारे में आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर देना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है भारत सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति का मेक इन इंडिया और स्टैंड ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टैंड अप इंडिया के विशेष संदर्भ में मूल्यांकन करना है, ठीक है। अब समझिएगा
अगर आपने 2021 का प्रश्न पत्र देखा होगा तो 2021 के प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमने देखा था कि वहां पर मेक इन इंडिया और स्टैंड अप इंडिया के संदर्भ में एग्जैक्टली प्रश्न था। ठीक है, बस यहां पर क्या किया, यहां पर वर्तमान औद्योगिक नीति पर प्रश्न पूछा है, जबकि 2021 में श्रम सुधार जो लेबर रिफॉर्म्स होते हैं उसके संदर्भ में प्रश्न पूछा था। कहा था कि जो लेबर रिफॉर्म्स हैं वो मेक इन इंडिया और स्टैंड अप इंडिया को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ये प्रश्न यहां पर पूछा गया था। ठीक है, यहां पर बस थोड़ा सा उसको ट्विस्ट कर दिया गया प्रश्न को, और ट्विस्ट करके प्रश्न क्या कर दिया गया है, वर्तमान औद्योगिक नीति के संदर्भ में प्रश्न को पूछा गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि राष्ट्रीय सुरक्षा में साइंस एवं टेक्नोलॉजी की भूमिका की विवेचना करना है। एक बात को समझिएगा, मैंने आप लोगों से एक स्पेशल क्लास लिया था। ठीक है, 3-4 मिनट का मैंने आप लोगों को एक वीडियो बताया था। ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि कभी भी भूमिका पर जब प्रश्न आना दोस्तों, तो भूमिका दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव और निगेटिव। क्योंकि यहां पर प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है डिस्कस, और मैंने आप लोगों से बार बार मेंस मैराथन के अंतर्गत बोला है कि कभी भी जब डिस्कस टेलेंडर वर्ड का प्रयोग होता है, ठीक है, जब डिस्कस इस टेलेंडर वर्ड का प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसके आपको कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बताने हैं और साथ ही साथ आपको यहां पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव पॉइंट बताओ भाई, आप लोग बताओ भाई, CIBMS क्या है, CCTNS क्या है, ठीक है, नेशनल साइबर जो पॉलिसी चल रही है उसका क्या प्रयोग है यहाँ पर, उसका कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, ड्रोन पॉलिसी का कैसे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इन सब के संदर्भ में आप लोग पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य में इसको बता सकते हो। नेगेटिव परिप्रेक्ष्य क्या है भाई, तो नेगेटिव परिप्रेक्ष्य है कि फेक न्यूज का जो फ्लो हो रहा है ना वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण से हो रहा है। कई ड्रोन के कारण से जो संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम्स है उनको प्रमोशन मिलता है, प्रमोट होते हैं वो। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों बताना है। ये गलती जनरली हम लोग कर देते हैं, जब राष्ट्रीय सुरक्षा में इसका महत्व पूछा, इसकी भूमिका पूछा है तो हम सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट बताकर के आ जाते हैं। नहीं, आपको यहां पर नेगेटिव पॉइंट भी ऐड करना है। जितने लोगों ने इस बार टेस्ट दिया होगा एक बार आप लोग बताना कि क्या नेगेटिव पॉइंट आप लोगों ने वहां पर ऐड किया था कि नहीं किया था। ठीक है, और देखिएगा अगला प्रश्न है कि ई प्रदूषण, ठीक है, ई पॉल्यूशन और अंतरिक्ष प्रदूषण को समझाइए, इसके प्रबंधन के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं। अगर आप लोगों को याद होगा दोस्तों तो मैंने आप लोगों को सिक्योरिटी क्लास के अंतर्गत, सिक्योरिटी नहीं, साइंस एंड टेक के मैंने आप लोगों को जो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे उसमें हमारा एक टॉपिक था स्पेस डेब्रिस। ठीक है, अंतरिक्ष प्रदूषण यहां पर दिया हुआ है, हमारा टॉपिक था स्पेस डेब्रिस, सिमिलर टॉपिक है लगभग। ठीक है, तो स्पेस डेब्रिस से प्रश्न है, ई प्रदूषण, ई पॉल्यूशन क्या होता है, ये एक अलग प्रश्न यहां पर दिया गया है। तो ई प्रदूषण और अंतरिक्ष प्रदूषण को समझाना है, इसके प्रबंधन के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं, इसके बारे में यहां पर आप लोगों को टिप्पणी करनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न जो है दोस्तों ये यूपी स्पेशल को यहां पर सिक्योरिटी से लिंक किया गया। ठीक है, यूपी स्पेशल प्रश्न सिक्योरिटी से लिंक करने का प्रयास किया गया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जो रक्षा गलियारा परियोजना है उसके महत्व की समीक्षा करनी है जो कि उत्तर प्रदेश में निर्मित हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, अब ऐसा प्रश्न यहां पर पूछा ना दोस्तों, तो आप लोगों को करना क्या चाहिए, यहां पर आप लोगों को एक यूपी का मैप बनाओ। ठीक है, और यूपी के मैप के अंतर्गत जो डिफेंस कॉरिडोर है उसको आप लोग ड्रॉ करके, रफ ड्रॉ करना है। एग्जैक्टली आप लोग एग्जैक्टली ड्रॉ तो कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, ना आपके पास समय होता है ना आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर बात। तो यहां पर आप लोगों को बस एक रफ डायग्राम बनाना रहता है। इससे क्या होता है ना कि एग्जामिनर को देख के लगता है कि हाँ कॉपी जो है वो रंगीन है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ चीजें ऐड की गई हैं, सिर्फ थ्योरेटिकल बेसिस पर नहीं लिखा गया है, वहां पर कुछ मैप, कुछ ग्राफ, इन सब चीजों का प्रयोग किया गया। इसीलिए देखिए आप लोग दोस्तों, तो मैंने इससे पहले के भी कई प्रश्नों में आप लोगों को बताया कि कहां पर आप लोगों को सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आप लोग सर्किल बना करके चीजों को ड्रॉ कर सकते थे। ठीक है, और देखिएगा अगला प्रश्न है कि भारत की रक्षा आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार की अग्निवीर योजना का विश्लेषण करिए। ठीक है, आप लोग जाना मेंस मैराथन की मेरी जो सीरीज है उसके अंतर्गत, ठीक है, मैंने वहां पर लाइव टेस्ट लिया था और मैंने आप लोगों को जो सिक्योरिटी के जो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे उसमें मेरा पहला टॉपिक था अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना पर मैंने एकदम डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, तो आप लोग समझो सीधे प्रश्न यहां से वहां पूछा गया है। ठीक है, करके भारत की रक्षा आवश्यकताओं को देखते हुए भारत सरकार की अग्निवीर योजना का विश्लेषण करना है आप लोगों को, ठीक है, एनालाइज करना है, इसके पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट। मैंने यहां पर आप लोगों को यूएसए के एक केस स्टडी बताया था कि यूएसए में क्या होता है भाई, वहां पर जो टूर ऑफ ड्यूटी पर जाने वाले आर्मी के पर्सन होते हैं उनके आगे का एजुकेशन का पूरा खर्चा कौन उठाता है, तो वहां की सरकार उठाती है। तो वो केस स्टडी आप लोग यहाँ पर प्रयोग कर सकते थे। जिसने भी वो क्लासेस देखी होंगी ना वो यहाँ पर उन सब चीजों का आप लोग प्रयोग किए होगे अगर, तो आपका आंसर बहुत सुंदर बना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आपदाएं कितने प्रकार की होती है, भारत में इसके प्रबंधन पर व्याख्या करना है आप लोगों को। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द डिजास्टर, भाई आपदाएं कितने प्रकार की होती है, सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, अभी मैं पूछूंगा आप लोगों से ना, आप लोगों का आंसर पता क्या आएगा, चक्रवात, भूकंप, सुनामी, सूखा, बाढ़, ये। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है। आपदाएं कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले बेसिक क्लासिफिकेशन आप लोग करो भाई, प्राकृतिक आपदाएं,
और मानव निर्मित आपदाएं। फिर प्राकृतिक और मानव निर्मित में आप लोग अलग अलग आपदाओं को बताते हुए उसको यहां पर डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, इस प्रश्न की शुरुआत कैसे करोगे, बताओ भाई कि आपदा क्या होती है। भारत जो है वो एक आपदा प्रवण देश है, यहां पर आपदाएं बहुत ज्यादा होती रहती हैं। ठीक है, उसका यहां पर आप लोग एग्जांपल दे सकते हो। मानव निर्मित आपदाएं में आप लोग कुछ ऐसी रेल दुर्घटनाएं, कुछ ऐसी अन्य आपदाओं का एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, उनको यहां पर आप लोग शामिल कर सकते हो। करके भारत में इसके प्रबंधन पर व्याख्या कीजिए, यहां पर आप लोग एनडीआरएफ की भूमिका, ठीक है, और अन्य जो भूमिकाएं हैं उनको आप लोग लिखते हुए चीजों को लिख सकते हो अच्छे प्रकार से। ठीक है, ये आप लोगों के थे लघु उत्तरी 10 प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, मैंने हर प्रश्न पर आप लोगों को क्या एडिशनल चीजें ड्रॉ करनी है यहां पर मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। ठीक है, ऐसे ही क्या कर सकते हो आप लोग, इसी प्रश्न के अंतर्गत 10वें प्रश्न के अंतर्गत आप लोग एक मैप बना सकते हो, और मैप के अंतर्गत क्या कर सकते हो, भारत में जहां जहां पर डिजास्टर्स होते हैं, ठीक है, जो प्रवण एरियाज है, ठीक है, हिमालय के एरियाज, आपके पश्चिमी घाट के एरियाज, उन एरियाज को आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन नंबर गलत है। ठीक है, 10 के बाद यहां पर 11 नंबर दे दिया गया है, ये 10 है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न हम एक बार देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। प्रश्न की समावेशी समृद्धि अब विकासात्मक रणनीति का केंद्र बिंदु बन गई है। भारत के संदर्भ में इस कथन की विवेचना करनी है, इस समृद्धि की प्राप्ति हेतु तो उपचारात्मक सुझाव भी दीजिए। अब देखिएगा, ये प्रश्न पढ़ करके आप लोगों को लगेगा कि भाई इसने लेवल को ना थोड़ा सा डायनामिक किया। ठीक है, यूपीएससी को टक्कर देने का प्रयास कर रहा है आयोग, और यहां पर इस प्रश्न का स्ट्रक्चरिंग ऐसी है, प्रश्न को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया कि समझना मुश्किल है कि प्रश्न पूछ यहां पर क्या रहा है। तो समावेशी समृद्धि पर प्रश्न पिछले 2 सालों से लगातार आ रहा है। ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर, और ये आगे भी आता रहेगा। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के पूरे टॉपिक को आप लोगों को तैयार करना है। एसडीजी के किस गोल के अंतर्गत ये बातें शामिल होती है उसको यहां पर आप लोगों को लिखना है। ठीक है, और कह रहा है कि अब जितना भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उनका सबसे जो केंद्र बिंदु है वो है समावेशी समृद्धि। ठीक है, भारत के संदर्भ में इस कदम की विवेचना करनी है। आप यहां पर एक काम क्या कर सकते हो ना, जो भारत सरकार की जो पंचामृत टारगेट है उसको यहां पर आप लोग ऐड कर सकते हो भाई, कि हम विकास तो कर रहे हैं लेकिन विकास के अंतर्गत भी हमने समावेशी समृद्धि को शामिल करते हुए, इंक्लूसिव ग्रोथ को शामिल करते हुए बहुत सारी अन्य बातों को भी शामिल किया। ठीक है, कुछ आप लोग यहां पर एडिशनल पॉइंट बता सकते हो कि हम सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम समाज के हर वर्ग को यहां पर शामिल करना चाहते हैं। ऐसी कुछ बातें बताते हुए आप लोग इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिएगा, कौशल विकास की देश के आर्थिक विकास में क्या भूमिका होती है। कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट में प्रश्न है, और इस प्रश्न को यूपी से जोड़ दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन 2022 के उद्देश्यों और उसकी मुख्य विशेषताओं पर यहां पर आप लोगों को प्रकाश डालना है। इस सीरीज का क्वेश्चन है, बस देश की जगह उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न भी अभी निशान सर ने मुझे तुरंत बताया कि ये प्रश्न जो है हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज से आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, और मेंस की टेस्ट सीरीज में प्रश्न दिया गया तो वहां पर हमने देश के संदर्भ में प्रश्न को पूछा था कि कौशल विकास का महत्व विकास में कैसे होता है। यहां पर इस प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करके देश के संदर्भ के उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को यहां पर ऐड कर दिया गया। ठीक है, पहला पार्ट टेस्ट सीरीज का है, सेकंड पार्ट एक करंट अफेयर से लिंक करते हुए यहां पर इस प्रश्न को दे दिया गया है। ठीक है, और देखिएगा क्या अगला प्रश्न। ठीक है, वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभावों का विशेषता विदेशी व्यापार, पूंजी प्रवाह और प्रविधि हस्तांतरण के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब प्रविधि हस्तांतरण क्या होता है आप लोग पढ़ते रह जाओ। ठीक है, हिंदी इसलिए कहता हूं मैं कि हिंदी मीडियम के भले आप स्टूडेंट हो, आपको अंग्रेजी आना बहुत कंपलसरी है। ठीक है, अंग्रेजी नहीं आएगा, अंग्रेजी समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं कर सकते आप। मान लो आप कितना भी कह लो कि आप भाई आप सिस्टम तो भी चेंज नहीं कर सकते हो, सिस्टम चेंज करने के लिए आपको सिस्टम में जाना जरूरी है, और उस जाने के लिए आपको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा आपका। प्रश्न कह रहा है कि डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन एंड द लिबरेशन। अब ध्यान दीजिएगा, जो भी ध्रुव के विद्यार्थी होंगे ना, ध्रुव में हमने इस पूरे टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, कि वैश्वीकरण और इसका प्रभाव क्या होता है, इसको मैंने प्रॉपर एक क्लास के अंतर्गत समझाया था। और सिमिलर प्रश्न 2021 में दिया गया था, लेकिन वहां पर इसका इफेक्ट आप लोगों को रोजगार के ऊपर पूछा गया था। ठीक है, कि रोजगार के ऊपर भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर पूछा गया प्रभाव, तो प्रभाव 2 प्रकार के फिर से होंगे, पॉजिटिव प्रभाव और निगेटिव प्रभाव। इसको नहीं भूलना है। ठीक है, इसको भूलना नहीं है, इसको स्किप मत कर जाना गलती से। ठीक है, अगर गलती करोगे तो नंबर कुछ माइनस हो सकते हैं। ठीक है, और देखिएगा अगला प्रश्न है कि भारत में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की वित्तीय और तकनीकी व्यवहारिता का परीक्षण करना है आप लोगों को। फाइनेंशियली कितना हम वायबल है, मतलब फाइनेंशियली हम कितना उसको आगे बढ़ा सकते हैं सौर ऊर्जा परियोजनाओं को, उसकी बात की जा रही है। देश में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए प्रारंभ की गई सरकारी योजनाओं पर भी चर्चा करना है। ठीक है, देश की बात कर रहा है। ठीक है, हालांकि अगर आपको आइडिया होगा तो हमने एक प्रश्न दिया था मेंस की टेस्ट सीरीज के अंतर्गत कि यूपी में जो सोलर सिटीज योजना है वो क्या है। तो आप एक पॉइंट बस यहां पर ऐड कर सकते हो यूपी के संदर्भ में कि यूपी सरकार ने क्या क्या है, सोलर सिटी योजना का शुरुआत किया है, जो कि सौर इस दिशा में एक बहुत अच्छा प्रयास है। ठीक है, एक आपका यहां पर पॉइंट ऐड हो सकता है यूपी स्पेशल के संदर्भ में। ठीक है, और देखिएगा अगला प्रश्न पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ते हुए कह रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो अपेक्षाकृत कम विकसित होने के लिए
कौन से कारक उत्तरदायी हैं, ठीक है, व्याख्या कीजिए एवं इस क्षेत्र के विकास हेतु तो उपाय भी सुझाना है। अब यहाँ पर आप लोग क्या करोगे पता है, यहाँ पर आप लोग इस क्षेत्र की या फिर कहीं और के, ठीक है, कुछ केस स्टडी का प्रयोग कर सकते हो। हमने क्या किया था, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो समस्याएं, पहले आप उन समस्याओं को बताओ, ठीक है, कौन कौन से कारण हैं, और उन कारण को दूर करने के लिए आप किसी केस स्टडी का प्रयोग कर सकते हो। केस स्टडी के लिए मैंने 25 IAS IPS अधिकारियों की केस स्टडी आप लोगों से डिस्कस किया था, ठीक है, उसकी लिंक आप लोग देख लेना, ठीक है, आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मेंस मैराथन की जो मेरी सीरीज है वहां पर मिल जाएगा। वो 25 स्टोरी जो है ना, उनका प्रयोग यहाँ पर आप लोग कर सकते हो। उनमें से एक दो प्रयोग जो भी आप लोगों को उचित लगे उसको यहाँ पर आप लोग शामिल कर सकते हो, ठीक है। और देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है कि नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी को परिभाषित करिए, ठीक है, साइंस का प्रश्न है भाई, ठीक है, ध्यान देना। करके विज्ञान और कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में इनकी क्षमता पर विस्तार से चर्चा करना है, ठीक है, ध्यान देना। विज्ञान में नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी की भूमिका क्या है, मेडिसिन के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में क्या क्या इनकी भूमिका है, वो यहां पर आप लोगों को टिप्पणी करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में, ठीक है, कृषि के क्षेत्र में इनकी जो क्षमता होगी नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी की, उसकी भी यहां पर आप लोगों को बात करनी है, ठीक है भाई। वाटर कंजर्वेशन कैसे किया जाए, ठीक है, मृदा की कैसे प्रॉपर एनालिसिस किया जाए, ठीक है, कौन सी चीजों को हम लोग आगे बढ़ाएं, तो ये सारी बातें आप लोगों को यहां पर शामिल करना है। सबके आप लोग एक दो पॉइंट एग्जांपल्स अगर ऐड करते हो तो आपका आंसर अच्छा होगा, ठीक है। मेंस मैराथन में मैंने बहुत बेसिस टॉपिक्स को चर्चा किया हुआ कि हाँ भाई कैसे हम लोग को अपना उत्तर लेखन को करना रहता है, स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी रहती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है बौद्धिक संपदा अधिकार के संदर्भ में, ठीक है, IPR के संदर्भ में, और इस प्रश्न को एग्जैक्टली मैंने ध्रुव बैच के अंतर्गत डिस्कस किया हुआ था। तो यहाँ प्रश्न यहाँ से आप लोग दे सकते हैं इस प्रश्न को, ठीक है। कह रहा है कि जो आप लोगों का ये टॉपिक है IPR, ठीक है, IPR क्या है, इसके उल्लंघन को कैसे रोका जा सकता है, ये बात यहां पर आप लोगों को बतानी है। इसके बाद देखिए, तो इसके बाद जो अगले तीन प्रश्न है यहां पर, उन प्रश्नों पर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि सैन्य और असैन्य क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धि की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका और उसके प्रभावों की, ध्यान दीजिएगा, प्रभावों की प्रभाव पॉजिटिव नेगेटिव प्रभाव, ध्यान रखना कि तार्किक व्याख्या कीजिए, ठीक है। सैन्य और असैन्य क्षेत्र, सैन्य और असैन्य क्षेत्र अलग अलग बताना है, मतलब सिविल सेक्टर में भी इसका क्या प्रयोग है, ठीक है, कृत्रिम बुद्धि का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसको भी यहां पर आप लोगों को शामिल करना है। जैसे कि आप बताओ भाई, रोजगार सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकता है, एजुकेशन सेक्टर में क्या कर सकता है, इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट बताओ। नेगेटिव पॉइंट क्या होगा भाई, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, रोजगार को कम करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, कम कर ही रहा है, प्रयास क्या कर रहा है, तो ऐसे कुछ पॉइंट यहां पर आप लोग शामिल कर सकते हो, ठीक है। अब देखना अगला प्रश्न क्या रहा दोस्तों, अगला प्रश्न क्या रहा आप लोगों से, स्वतंत्रता के उपरांत पूर्वोत्तर भारत में व्याप्त विद्रोह की स्थिति का विस्तार से समझाइए। अब स्वतंत्रता के बाद से पूर्वोत्तर भारत में जो भी नए डेवलपमेंट्स हुए, एटलीस्ट जो रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हैं, उनको यहां पर आप लोगों को शामिल करना पड़ेगा, ठीक है। विद्रोह और विप्लव क्या होता है, ये प्रश्न एग्जैक्टली 2021 में आया था, मतलब विद्रोह और विप्लव पूछा गया था। यहां पर क्या किया गया है, पूर्वोत्तर भारत में विद्रोह को पूछा गया है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे कर क्या सकते हो, यहाँ पर आप लोग नॉर्थ ईस्ट का एक मैप ड्रॉ करो, ठीक है, मैप ड्रॉ करके कुछ लोकेशन मार्क करके कैसे वहां पे चीजें हो रही हैं उसको यहाँ पर आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सृजन में और आप लोगों ने ऐसे देखा हो कि मैप कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। इसके बाद देखिए, आपदा प्रबंधन में सरकार की क्या भूमिका है, क्या स्थानीय नागरिकों को इसका प्रशिक्षण देना उचित होगा, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए, ठीक है। आपदा प्रबंधन में सरकार की भूमिका, अगर आप लोगों को आइडिया होगा एग्जैक्टली दोस्तों, तो हमने डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट में पंचायतों की भूमिका पर मेंस मैराथन में क्लास क्वेश्चन किया था, ठीक है, कि पंचायतों की क्या भूमिका होती है। अब जो पंचायतों की भूमिका होती है, आप उसको वहां से पंचायत रिप्लेस करके स्थानीय नागरिक कर सकते हो, और स्थानीय नागरिकों के संदर्भ में उस पॉइंट को यहां पर आप लोग शामिल कर सकते हो, ठीक है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क देखना है। प्रश्न यह है कि क्या आपको लगता है कि स्थानीय नागरिकों को प्रशिक्षण देना चाहिए, तो पहली बात तो आप लोगों को यहां पर ये कमेंट करना कि हाँ भाई देना चाहिए, और देना क्यों चाहिए, तो कुछ एग्जांपल दो भाई। आप लोग बताओ कि तटीय एरिया के बहुत से ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जो कि आपदा मैनेजमेंट को लेकर कितना प्रशिक्षित होते हैं कि कभी कोई रिसेंट में आपदा आती है अगर, तो खुद ही मैनेज कर लेते हैं चीजों को, ताकि नुकसान जो होता है वो बहुत कम होता है, जान माल का नुकसान जो होता है वो बहुत कम होता है। तो ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर आप लोगों को देना है, ठीक है, प्रश्न का उत्तर ऐसे देना है। 20 प्रश्न आपने देखा यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए थे, बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिनको मैंने खुद मेंस मैराथन में डिस्कस किया है, ध्रुव बैच के अंतर्गत डिस्कस किया हुआ, ठीक है, सृजन के अंतर्गत आप लोग दे सकते हो, मॉडल स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी रहती है, सबको हमने विस्तृत से डिस्कस किया। और मैं गारंटी के साथ कह सकता दोस्तों, ठीक है, कि मेंस की आंसर राइटिंग को लेकर के ना ऐसी क्लासेस जो आप लोगों को हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी वो आपको कहीं देखने को नहीं मिल सकती हैं। तो जिनको भी ऐसी चीजें देखनी है, समझनी है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अभी रिसेंट में यूपीएससी हिंदी द्वारा बहुत सारे अन्य बैचेस स्टार्ट हुए, ठीक है, सृजन के, ध्रुव के,
प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, ठीक है। तो आप लोग इन सभी से जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है वहां से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ध्यान रखना दोस्तों, इस पीडीएफ को, जो ये पीडीएफ यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, ठीक है, इसकी क्वालिटी आप लोग देख सकते हो, इसको हमने नया रीटाइप करा हुआ है और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल के लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक वहां पर देख सकते हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताना कि इन प्रश्नों में से कितने ऐसे प्रश्न थे जिसको आपने मेंस मैराथन में, ध्रुव में अथवा सृजन में या फिर टेस्ट सीरीज के अंतर्गत देखा हुआ है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।